प्रवीण, हम लोग क्या पढ़े थे? बताओ, बताना बेटा। ये वाला ऐसे मत बताओ, नाम बताओ। लॉरेंज बल है ना, लॉरेंज बल पढ़। अच्छा, लॉरेंज का समीकरण भी पढ़ लेते, ठीक है। वो मान लो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में हो, तब उस आवेश के गति, वो गति कर रहा है आवेश, तो उस पर कितना बल लगेगा, वही उनका क्या था, लॉरेंज का समीकरण था, हम लोग प्राप्त किए थे। ध्यान देंगे, लॉरेंज बल क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग जाने थे कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, बात समझ में आ रही है, और वहां पर कोई आवेश है और वो बी वेग से गति कर रहा है, कितने वेग से? मान लो चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन से थीटा कोण पर गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा और उसी बल को हम लोग क्या बोलते थे? लॉरेंज बल बोलते थे। लॉरेंज बल F इक्वल टू होता था Q VV साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये देखे थे, बात समझ में आ रही है। Q क्या है? उस कण पर आवेश का मान। B क्या है? कितने वेग से वो चल रहा है। और ये V फॉर Y वाला V क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा क्या है? वेक्टर V और वेक्टर B, इन दोनों के दिशा के बीच का कोण, ये, ठीक है ना, ये थीटा है। इतना बल उस आवेशित कण पर लगेगा अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और इसी बल को हम लोग क्या बोले थे? अच्छा, अगर मान लो कहीं पे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, तो हम सभी जानते हैं कि उस पर वैद्युत बल जो लगेगा वो मान लो आवेश Q है तो Q इंटू E, इतना वैद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, ये लगेगा। जो नेट फोर्स उस पर लगेगा वो F बराबर Fe प्लस Fm, यही क्या था बेटा? लॉरेंज इक्वेशन था। वैल्यू पुट कर देना, बात समझ में आ रही है। इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर इतना बल लगेगा, तो इसकी गति का अध्ययन कर लिया जाता है कि उसका पथ किस प्रकार से होगा। बात समझ में आ रही? अगर कोई आवेशित कण है, बात समझ में आ रही, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से भिन्न भिन्न कोण पर बी वेग से गति कर रहा है, तो उसका पथ कैसे होने वाला है? रेखीय पथ पर गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा, हेलिक्स मीन्स कुंडलिनी पथ पर गति करेगा, किस प्रकार से उसका पथ होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? 22-23 बैच में पूछा गया था, है ना, इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अगर कोई आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है क्षेत्र में, बात समझ में आ रही है, तो उसका पथ होगा, ऑप्शन में रहेगा वृत्ताकार, परवलयाकार, सीधा सीधी रेखा, बात समझ में आ रही है, जिसको रेखीय पथ बोलते हो, ठीक। और भी आ सकता है अति परवलय या फिर कुंडलिनी, ऐसे करके। तो क्या लगाओगे, वो सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो आप लोग हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field। ये आप हेडिंग बनाओ बेटा, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक, लिख भी लेंगे ऐसे, एक समान
चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चलो हेडिंग बना ली, ठीक है बेटा। पहला कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट, मान लो एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन में लिखिए, यदि आवेशित कण, आप लोग भी कंडीशन डालो फर्स्ट, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, टाइम देखो बहुत लेट हो गया है। चलो बेटा ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉरेंज बल पढ़ लिए थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण है, गति कर रहा है, तो उस पर बल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर बल लगा तो उसका पथ भी तो बदल सकता है। मान लो आप गति कर रहे हो, आप पर कोई बल लगा रहा है, तो आपका जो पथ होगा वो अपने पथ से आप हट जाओगे, नहीं हट जाओगे? ऐसे ही उसका पथ हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पथ पर गति करेगा। ठीक, तो उसमें हम लोग पहला कंडीशन लिख रहे हैं, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तब आप देखना बेटा क्या होता है। चलो फिगर से आपको समझाता हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र सपोज करो हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं, चलो ध्यान देना बेटा, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है, ठीक है? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी माने हो आप? बी। अब इसमें कोई आप चार्ज पार्टिकल ले लो, आवेशित कण, ठीक है ना? अगर कोई पार्टिकल ऐसा है तो उस पर आवेश जरूर होगा, और मान लो कि धन आवेशित है। कितना है बेटा? ऐसे, ये मान लो एक पार्टिकल है और इस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू आवेश, ठीक है? और ये बी वेग से गति कर रहा है, लेकिन शर्त क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है क्षेत्र, यानी कुछ इस प्रकार से। क्षेत्र की भी डायरेक्शन यही है ना? और इसके वेग की भी दिशा यही है, तो समांतर है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस तरीके से प्रवेश किया कि कोई आवेशित कण है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, बात समझ में आ रही है? और इसके वेग की डायरेक्शन इधर की ओर है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी समांतर ही प्रवेश कर रहा है। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं बेटा, एक तो ये और दूसरा ये। तो देखो आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में और क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, तो हम लोग इस पर देखेंगे सबसे पहले बल कितना लग रहा है, ये देख लेते हैं। अगर बल लगेगा तभी तो वो पथ से हटा पाएगा इसको इधर उधर, बात समझ आ रही? बल ही नहीं लगेगा तब क्यों हटाएगा? तो देखते हैं। देन तब कण पर बल, अच्छा
आवेशित गतिशील कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, उस पर बल कितना लगता है, किसने बताया, लॉरेंज ने। तो उन्हीं का फार्मूला लगाओ, क्योंकि आवेशित कण है और v वेग से गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो उन्होंने बताया इस कण पर जो बल लगेगा बेटा वो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। बात समझ में आ रही है इस क्लियर। अब यहाँ आप देखो बेटा क्लियर, थीटा बराबर, इस फिगर में देखना थीटा क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र B और वेग v, इन दोनों के बीच का कोण। तो देखो वेग की भी दिशा यही है, बात समझ में आ रही है। ऐसे मान लो ये वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और समांतर हैं तो आगे पीछे कहीं भी बढ़ाते चले जाओगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, और जब तक एक दूसरे को काटेंगे नहीं कोई कोण बनेगा नहीं। तो कोण यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा तो हो जाएगा 0, बात समझ में आ रही। और यहाँ देखना बेटा वेग की दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, यानी एक दूसरे के बीच का कोण कितना है, 180। बिल्कुल सही, ये बी है और ये इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 180। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चाहे थीटा बराबर 0 हो चाहे थीटा बराबर 180 डिग्री हो, इन दोनों ही स्थिति में आवेशित कण समांतर गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ थीटा बराबर क्या होने वाला है, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही बेटा। प्रशांत कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ठीक से देखो यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे F बराबर 0, क्यों, क्योंकि चाहे थीटा की जगह 0 डिग्री रखोगे, 0 डिग्री है ना, बराबर 0 आएगा, या फिर आप थीटा की जगह 180 डिग्री रखोगे तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, और अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो 0 से गुणा कराओगे 0। बात समझ में आ रही। इस दशा में, किस दशा में, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल ही नहीं कार्य करेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लो यादव जी ऐसे जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, बात समझ में आ रही है, और कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो अपने सीधे पथ पर चले जाएंगे। बात समझ में आ रही। अगर कोई आए और इधर से टक्कर मार दे, यानी आप पर बल अप्लाई कर दे, तो आपका पथ क्या होगा, अलग हो जाएगा, साइकिल लेकर आप इधर चले जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ठीक वही काम यहाँ भी हो रहा है, इन पर कोई बल लग ही नहीं रहा है, और कोई बल जब नहीं लगेगा तभी अपने ऐसे सीधी रेखा पर ऐसे गति करते हुए चले जाएंगे, ये भी ऐसे। बात समझ में आ रही है ऐसे। तो इस दशा में कण का पथ कैसा होने वाला है, ऋजु रेखीय। कैसा होने वाला है, ऋजु रेखीय। तो लिखेंगे यहाँ पर, और यही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिखना, इस दशा में, कौन सी दशा में, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से समांतर प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो इस दशा में कण का पथ ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय का मतलब बेटा सीधा। बात समझ में आ रही है, ऐसे लिख सकते हो, होगा। कण का पथ कैसा होगा बेटा, ऋजु रेखीय। बताओ पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। शोभित लिखना बंद करो, बताना, आगे चले, ठीक है। अगर पूछोगे नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, अगर कोई डाउट होगी तो जरूर पूछना, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। तुमको क्या हो गया, कुछ नहीं। दूसरा लिखिए बेटा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। ध्यान देना बेटा, कोई आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लेकिन शर्त क्या है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। इसकी गति को हम लोग समझते हैं। और ध्यान देना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वहाँ से तो केवल ऑप्शनल बन सकता है, या फिर इन जो तीनों चारों जो भी कंडीशन होगी हमारे पास, सबको जोड़कर एक साथ दे सकता है। बात समझ में आ रही है? तो 3 नंबर का भी बन सकता है। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर अलग अलग दिया तो 1 नंबर का। लेकिन ये वाली गति क्या है, इससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हो, इसलिए इसको बढ़िया से समझना। चलो, कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं और उसमें लंबवत प्रवेश करा के देखते हैं। वैसे भी आप समझ लो पहले गणितीय रूप में लंबवत प्रवेश करने का मतलब हुआ क्या, अर्थात थीटा बराबर 90। बात समझ में आ रही? अगर 0 आ जाए तो क्या करने के लिए हम लोग उसको समझे, है ना। थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। थीटा क्या होता है बेटा, बी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों के बीच का कोण। आपसे कहा दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर ये है तो इसके लंबवत कोई आवेशित कण प्रवेश करेगा, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना होने वाला है। तो इसीलिए मैंने लिखा अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, वो आपको बता दिया। और अगर ये बता दिया है तो इस आवेशित कण पर कितना बल लग रहा है हम बता सकते हैं। लिखेंगे तब कण पर बल, और F बराबर Q, F बराबर कितना होता है बेटा, Q V साइन थीटा, इससे ठीक है। ओके, F बराबर Q V साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ और जानते हैं, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है बेटा, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है ना। और जो कि साइन 90 के बराबर भी होता नहीं होता, साइन 90 की वैल्यू 1 रखोगे ना अभी यहाँ। इसका मतलब कह सकते हो इस दशा में जो कण है उस पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। बस ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 2000 होती है। कितनी होती है, 1 होती है ना। चलो रख देंगे, तो 1 से गुणा कराओगे ए बराबर Q V, इतना ही तो बचेगा, तो इतना बल लगेगा कण पे। ध्यान देना, तुम तो बहुत बतियाती, इधर देखो, इस दशा में आवेशित कण पर कोई बल नहीं लग रहा था, है ना। और अगर कोई बल नहीं लग रहा था तो आवेश जैसे जा रहा था वैसे चला जाएगा सीधी रेखा पर। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, उस आवेशित कण पर इतना बल लगेगा, और अगर बल लगेगा तो उसका पथ भी बदलेगा, वो सीधी रेखा में गति नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? अब वही हम लोगों को देखना है कि किस पथ पर वो गति करेगा, उसके लिए बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सारी चीज़ देख लें। हालांकि हम लोग लिख चुके हैं कि जो बल लगता है वो हमेशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तल के लंबवत लगेगा। बात समझ में आ रही है? और दोनों के तल के लंबवत का मतलब वही पथ जो आपको मिलने वाला है वो वृत्तीय मिलने वाला है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। नहीं, बातचीत नहीं करोगे बेटा, इधर देखना।
चलो इतने से काम बन जाएगा, बस देख लेते हैं। ये बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप सोच सकते हो कि इस तरीके से क्यों नहीं बनाया सर जी, ये ऐसे बना देते एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल बना देते, लेकिन अभी हमको आपको फिगर समझाने में प्रॉब्लम होती, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों होती, ठीक है ना। देखो, क्योंकि वृत्त, जब वृत्त बनता है यहाँ पे तो इस तरीके से वृत्त बनता है। अब बताओ मैं बोर्ड पे इस तरीके से वृत्त कैसे बनाऊंगा, बात समझे, यानी वृत्त का जो तल होता, वृत्त का जो तल होता वो बोर्ड के तल के लंबवत होता, ठीक है ना। तो मैं बोर्ड पे इस तरीके से वृत्त कैसे बनाऊंगा, समझ पा रहे हो ना, आपको कम समझ में आता है, इसलिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से लिया। और इसका मतलब तो सब जानते हो ना, डॉट और क्रॉस का, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर और लंबवत, बात समझ आ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है यहाँ बेटा, वो इस बोर्ड के तल के लंबवत और अंदर की ओर, यानी आप समझ सकते हो ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऐसे यहाँ भी, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से, क्लियर, ओके। और देखना, तो यहाँ पर आप बता देना कि ये है क्या, हम बता देंगे बेटा, ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B, इसकी वैल्यू V है और इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर, लंबवत है, ठीक है ना। ऐसे कागज पे बनाओगे तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ऐसे इस पे 3 4 5 6 ऐसे पेन रख के देख सकते हो, सबके बीच की दूरी क्या है, समान है, समान है ना, ऐसे ऐसे, क्लियर, एक दूसरे के समांतर है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। अब इसमें कोई आवेशित कण लेना है आपको, और वो गति कैसे करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कैसे गति करेगा, हाँ वही कंडीशन है। चलो इसमें एक पार्टिकल ले लेते हैं बेटा, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर सपोज करना एक पार्टिकल, और कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप धनात्मक आवेश ही लो, आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, मैंने आपको दोनों का डायरेक्शन ज्ञात करने को सिखाया है बल का, है ना। अगर धनात्मक है तो हम लोग अपने दाहिने हाथ से निकालते थे, पहले वेक्टर B पर दाहिना हाथ रखते थे, बात समझ में आ रही है, और दूसरे वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाते थे, अंगूठा बताता था डायरेक्शन, कब, जब Q क्या होता है, धनात्मक होता है, और अगर Q क्या हो गया, ऋणात्मक, तो उसके ठीक विपरीत दिशा में हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। तो यहाँ पर धनात्मक ले लिया जाए आसानी के लिए, यहाँ पर मान लेना बेटा कोई पार्टिकल है ये, और इस पर आवेश कितना है, +Q आवेश, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर, इधर की ओर है, तो इसके लंबवत आपको गति करानी है। अगर हम इधर गति करा दें, चाहे इधर गति करा दें, चाहे इधर गति करा दें, बात समझ में आ रही है। कुल मिलाकर चुंबकीय क्षेत्र B और वेग, इन दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। लंबवत आपको गति कराना, ऐसे, ठीक है। तो ये वेग की दिशा हो गई मान लो, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखना जो वेग की डायरेक्शन होने वाली है वो ये, बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब वेग की दिशा इधर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। फिगर को समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अभी छोटा कर देंगे। ये ठीक है, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर और वेग की दिशा इधर, ऐसे ही तो है। बल इस पर किस दिशा में लगेगा वो ज्ञात करते हैं। तो बल कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर आसानी के लिए, चूँकि वेक्टर F बराबर क्या होता था बेटा, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, यही तो होता था, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखते हैं क्योंकि धन आवेश है, पहले वेक्टर पर क्या करेंगे, दाहिना हाथ रखेंगे और दूसरे वेक्टर की ओर दाहिने हाथ की उंगलियां मुड़नी चाहिए, बात समझ में आ रही है। और अंगूठा बता देगा किसकी डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझना। तो चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन अंदर की ओर हो गई और वेग की डायरेक्शन आप देख पा रहे हो इधर की ओर, ठीक है। तो पहला वेक्टर आपका यही तो हुआ, इस पर आपको अपना दाहिना हाथ रखना है ऐसे, बात समझ में आ रही है। और दाहिने हाथ की अंगुलियां किधर की ओर मुड़नी चाहिए, दूसरे वेक्टर, अंगूठा किधर की ओर है, ऊपर की ओर है ना, यानी इस पर जो बल की डायरेक्शन लगेगी बेटा ऊपर, इधर की ओर,
ये होगा वेक्टर एफ। बताना बेटा, बात समझ में आ रही है? यानी कि बेग के लंबवत, और बेग के ही लंबवत नहीं है, बेग तो इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, उसके भी लंबवत। एक तीसरा पेन देना बेटा, ये आपका होगा बल की डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो दोनों के लंबवत, शुरुआत में भी हम लोग लिखे थे कि हमेशा दोनों के लंबवत है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब आप बताओ, इधर की ओर जा रहा था और बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो पथ जाहिर सी बात है ऐसे ऊपर की ओर थोड़ा सा मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, है ना? यानी यादो, अब आप पर इधर से बल कोई उधर की ओर लगा रहा है, आप साइकिल लेकर उधर की ओर जाने वाले हो, ठीक है ना? इमेजिन करना बढ़िया से। अच्छा ठीक है, यहाँ बता दिए, तो आप जो है थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाओगे इधर की ओर, ऐसे ऐसे। आप इस पथ पर भी, इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर रख कर देख सकते हो। यहाँ पर रखोगे तब भी वेग क्या होगा, स्पर्श रेखा इधर की ओर, बल इधर की ओर। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। हालांकि मैं 4 बिंदु ले रहा हूँ, उसी से समझा दे रहा हूँ, ठीक है? एक बिंदु इधर कहीं ले लो, ऐसे जाएगा ना, ऐसे धीरे धीरे इधर की ओर मुड़ते हुए। नहीं समझ में आ रहा? देखो बेग इधर की ओर है, ठीक है ना, और बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो जब बल ऊपर की ओर लग रहा है तो जाहिर सी बात है एक कण थोड़ा ऐसे जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा इधर की ओर जाओगे, नहीं जाओगे बल के प्रभाव से, तो ऐसे ही जा रहे हो। तो मान लो यहाँ पर पहुंच गए, ऐसे आप, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक बिंदु पर ले सकते हो, लेकिन अब प्रत्येक बिंदु पर लेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 4 बिंदु लेकर समझा दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? मान लो यहाँ पर कण पहुंचा, अगर यहाँ पर कण पहुंचा तो बेग किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, लंबवत ही रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बेग इधर की ओर, तो लंबवत ही रहेगा, ठीक है ना? इधर की ओर लग रहा है बेग, इस पर सपोज करना, ये बेग की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? अब देखना, बेग की डायरेक्शन इधर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अंदर की ओर। पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखो, दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियों को मोड़ो, अंगूठा किधर की ओर है, इधर की ओर, यानी कि इस पर जो बल लगेगा बेटा, बल की डायरेक्शन इधर की ओर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है? यहाँ पर भी रखकर देख सकते हो, यहाँ पर रखकर देखोगे तो बेग की डायरेक्शन क्या होती है, स्पर्श रेखीय होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है। पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखोगे, दूसरे वेक्टर की ओर घुमाओगे, बल की डायरेक्शन इधर की ओर। बात समझ में आ रही है? ऐसे बात समझ में आ रही है? हमेशा ऐसे मिलता जाएगा प्रत्येक बिंदु पर आपको, तो अब सारा नहीं दिखा सकते आपको, चलो ऐसे। अब इधर है तो बल इधर की ओर लग रहा है, बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर की ओर ऐसे मुड़ता जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पहुँचोगे, ऐसे यहाँ भी देखोगे बेग इधर और बल इधर, बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ भी पहुँचोगे धीरे धीरे, तो बेग इधर और बल इधर, ऐसे रहेगा। कुल मिला के मैं आपको पहले मैथमेटिकली समझा दूँ कि वृत्तीय पथ होगा, फिर वहाँ पे बना के समझाता हूँ। देखो बेटा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, हाँ देखो, सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए प्लेन, यानी कि समतल में गति में आप पढ़े होंगे वृत्तीय गति, और वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि अगर बल का परिमाण नहीं बदल रहा, F क्या है, कांस्टेंट है, उसका परिमाण बदल नहीं रहा, बात समझ में आ रही है? दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन दिशा हमेशा रहे क्या, वेक्टर F की जो डायरेक्शन हो हमेशा परपेंडिकुलर हो बेग के। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रतिबंध ही है वृत्तीय पथ पर गति का। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, चूंकि इस दशा में बल F का परिमाण, जो बल इस पर लग रहा था F, है ना, इसका परिमाण क्या है बेटा, नियत, ठीक है? चूंकि इस दशा में बल F का, ऐसे लिख लो केवल, चूंकि बल F का परिमाण क्या है बेटा, नियत। बात समझ में आ रही? कैसे नियत को, यहाँ देखना, आवेश का मान क्या बदलेगा, उसका नहीं बदलेगा, और बेग का मान भी नहीं बदलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये है, क्योंकि अगर आप इस दिशा में गति करते, बात समझ में आ रही है,
इस दिशा में गति कर रहे थे आराम से। अब पीछे से कोई आप पर बल लगा दे रहा है, बात समझ में आ रही है? ये प्लस क्यू आवेश था, पीछे से कोई आपको बल लगा दे रहा है उसी डायरेक्शन में जिस दिशा में आपका वेग था, तो वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? वेग में परिवर्तन होता। या फिर इस डायरेक्शन में कोई बल लगा देता, इधर की ओर कोई खींचता अपनी ओर, बात समझ में आ रही है? या आगे से कोई टक्कर देता, तो वेग घट जाता, यानी वेग के मान में परिवर्तन होता। बात समझ में आ रही? लेकिन वेग इस डायरेक्शन में है और बल देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वेग में परिवर्तन क्यों करेगा? बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए वेग भी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। आवेश तो बदलने वाला नहीं, आवेश और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों नहीं बदलने वाला। चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और उसकी तीव्रता कितनी है, बी है। आवेश उसका पहले से फिक्स होगा प्लस में, वेग उसका बी वेग से हम लोगों ने माना था कि गति कर रहा है। अब चूंकि बल की डायरेक्शन क्या है, वेग के लंबवत है। कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा नहीं जल्दबाजी में लिख लो काम खत्म, ठीक है ना? तो वेग के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल मिला के जब ना क्यू में हो रहा है, ना बी में हो रहा है, ना चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है, तो इसका मतलब एफ क्या हुआ, नियत हुआ, नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बल एफ का परिमाण नियत तथा दिशा सदैव वेग v के लंबवत है। क्या है, लंबवत। बात समझ में आ रही है? आप हमेशा देखोगे बल F, वेग इधर, बल इधर, वेग उधर, हमेशा देखो लंबवत आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हमेशा लंबवत है, इन दोनों के बीच का कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, और उसका परिमाण क्या है, नियत है। तो लिखेंगे जो कि वृत्तीय गति का प्रतिबंध है। वृत्तीय गति का क्या है, प्रतिबंध है। अतः फिक्स हो गया कि जो ये कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। किस पर गति करेगा? हाँ, तो यहां पर लिख देंगे इसलिए कण का पथ कैसा होने वाला है, वृत्तीय होगा। बताओ बेटा, बात समझ में आई? कण का पथ कैसा होने वाला है, यहाँ सर्कुलर पाथ होगा। अब मैं आपको बढ़िया से फिगर बना के समझा देता हूँ कैसे होगा, है ना? चलो, सारी चीजें ठीक से बना के समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक सर्कल ले लो, ठीक है। अभी मान लो ये सर्कल है ही नहीं, सपोज करना यहाँ पर कोई आवेशित कण है, ये, और उस पर आवेश का मान कितना है बेटा, प्लस क्यू, ठीक है। ये बी वेग से गति कर रहा है, स्पर्श रेखीय है ना, अच्छा, कितने वेग से गति कर रहा है, बी वेग से, ऐसे गति कर रहा है। तो इस पर बल हम लोग निकाल लेते, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है, अंदर की ओर है ना, और वेग की डायरेक्शन इधर की ओर है। तो पहले वेक्टर बी पर दाहिना हाथ रखते थे और दूसरे वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की ओर अंगुलियों को मोड़ते थे, अंगूठा ऊपर की ओर आता था, यानी इस पर जो बल लगने वाला है बेटा वो ऊपर इधर की ओर, ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये होगा बेटा बल की डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको लिख देंगे हम लोग वेक्टर F, और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा,
ऐसे आप इस पथ के, अब देखो जब बल इधर की ओर लग रहा है तो कण इधर की ओर जा रहा था, लेकिन वो करेगा क्या, बल इधर की ओर धीरे धीरे मोड़ देगा। ऐसे इसका परिणाम ये होगा, रिजल्ट ये ऐसे धीरे धीरे इधर की ओर मुड़ देगा। अब चूंकि इधर मुड़ेगा तब ऐसा नहीं कि बल लगना बंद हो जाएगा, फिर बल अंदर की ओर ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे आप प्रत्येक बिंदु पर इसके देख सकते हो, तो उसके प्रभाव से फिर मुड़ता रहेगा हमेशा, क्योंकि बल हमेशा लगता रहेगा लंबवत ना, तो हमेशा मुड़ता रहेगा। अब आप चाहो तो इस पर 4 बिंदु सेलेक्ट करके देख लो, जैसे एक बिंदु यहाँ पर ले लो, ऐसे यहाँ पर, मुझे लगता है 4 बिंदुओं से तो समझ में आ ही जाएगा। एक बिंदु यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? वैसे तो आप बहुत बिंदु ले सकते हो, ठीक है। अब प्रत्येक बिंदु पर वेग की डायरेक्शन दिखा दो। आप सब जानते हो प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा ऐसे होने वाली है, स्पर्श रेखीय, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे होने वाले, यहाँ पर ऐसे होने वाले, इधर की ओर ही तो जा रहा था, ऐसे ऐसे गति करते हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये सब क्या हो गया बेटा, वेग की डायरेक्शन। आवेश का मान कितना था, +q, अब यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सब जगह पर आप बल की डायरेक्शन देखना, यहाँ पर देखो b की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर। तो पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखेंगे, दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा अंदर की ओर, यानी इस पर जो बल लगने वाला है वो इधर की ओर लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, वेग और बल की डायरेक्शन क्या है, लंबवत, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आओ, वेग की डायरेक्शन ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, बात समझ में आ रही है? ऐसे वेग की डायरेक्शन इधर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर। तो पहले वेक्टर यानी वेग b पर अपना दाहिना हाथ रखेंगे, ठीक है ना, और दूसरे वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की ओर अंगुलियों को घुमाएंगे। देखना अंगूठा किधर की ओर है, नीचे की ओर, यानी इस पर बल किधर की ओर लगेगा, तो बोल देंगे नीचे की ओर लगेगा। ये बताना बेटा, बात समझ में आ रही है? ऐसे प्रत्येक बिंदु पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखना होगा तो वेग देखो नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ऐसे होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, पहले वेक्टर पर अपना दाहिना हाथ रखना है, ऐसे रखेंगे, और दूसरे वेक्टर की ओर अंगुलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा किधर की ओर है, इधर, है ना। ठीक है, तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर होगी, कह रहा है उत्तर की ओर। ये यहाँ भी देखना बेटा, ये बल की डायरेक्शन है, और बल और वेग के बीच में कोण कितना है, 90। बात समझ में आ रही है? तो ये था बेटा। अब दो चीज देख सकते हो, यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, एक कण है, बात समझ में आ रही है, जो देखो इस प्रकार से गति कर रहा है कि उस पर जो बल लग रहा है उसका मान नहीं बदल रहा है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर है। वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है ना, तो इसको असल में अभिकेंद्र बल भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा। जैसे मोड़ पे आप लोग मोड़ते हो, तो मोड़ क्या होता है, वृत्तीय पथ का चाप ही तो होता है, परिधि का एक छोटा सा हिस्सा, तो केंद्र की ओर क्या लगने लगता है, एक बल लगने लगता है, जिसके कारण आप नहीं गिरते हो, अभिकेंद्र बल होता है। और वो कहाँ से मिलता है, तो चाहे घर्षण बल से मिलता है, चाहे सुपर एलिवेशन जो बनाते हैं, यानी जिधर की ओर मुड़ रहे हो बाहरी किनारे को उठा देते हैं और भीतरी किनारे को दबा देते हैं थोड़ा सा, उस उठान को बाहु उत्थान यानी सुपर एलिवेशन बोलते हैं, उसके कारण भी मिलता है। उसको लगाने का मतलब यही होता है उठाने का, कि मान लो कहीं बारिश वगैरह हो गई है, बात समझ में आ रही है, तुमको इतना पीटेंगे किसी दिन। किसकी मोबाइल है, घर पे ही देखो आराम से।
जरूरत क्या है 500 रुपया देकर बैठने, मोबाइल देखने की, बैठने की जगह ढूंढो। होशियार बनो, है ना। 500 रुपया कहीं और लगाओ रिचार्ज में। प्लान इस समय सस्ता है, बढ़ने वाला है ना, इस समय बार बार चेतावनी आ रहा होगा, प्लान बढ़ने वाला है, उसकी वृद्धि होने वाली है, जल्दी रिचार्ज करा लो 1 साल का, है ना। कुछ 2,099 ऐसे कुछ आता है 3,000 का। तो मुझे लगता है आपकी हाँ 11 पचे 55 या फिर 10 महीने पढ़ोगे 10 पचे 50, तो 5,000 पूरे साल का होगा, उसमें से 2,000 बच भी जाएगा। इतना सीरियस नहीं हो आप, प्राइमरी में थोड़ा हो गेम खेलने लगो मोबाइल लेकर या कुछ देखने लगो, 12th में हो आप, समझो इस बात को। क्या बता रहे थे बेटा आपको? सुपर एलिवेशन बता रहे थे। तो इसीलिए बनाया जाता है ताकि मान लो कहीं बारिश हो गई हो या पानी गिर गया हो या फिर आयल वगैरह जो होता नहीं है तो गिर गया हो, घर्षण ना मिले तो आदमी गिरे ना, उसको क्या मिल जाए वहाँ सुपर एलिवेशन से एक फोर्स मिल जाए जो केंद्र की ओर लग रहा है, वहीं से उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। यहाँ अभी बात कर लेंगे। ये बताओ वृत्तीय पथ आपको समझ में आया? अच्छा अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे लिए होते, बात समझ में आ रही है, तब देखना वृत्त कैसे बनेगा। और कण मान लो इसके लंबवती तो प्रवेश कराना है, बी वेग से ऐसे प्रवेश करता, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक है ना, और वेग की डायरेक्शन ये हो गई। पहले वेक्टर पर दाहिना हाथ रखो, दूसरे वेक्टर को घुमाओ, बल अंदर की ओर लगेगा। बल क्या होगा इस पर लगेगा अंदर की ओर, ऐसे एफ। अच्छा हाँ क्रॉस बनेगा, बात समझ आ रही। अब अंदर की ओर बल लग रहा है तो कण को अंदर की ओर ले जाता है, तो हमको बोर्ड क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, अंदर ले जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे धीरे धीरे अंदर जाता और फिर नीचे से इधर की ओर बाहर आता, क्योंकि जब नीचे होता तो बाहर की ओर बल लगता, ठीक। नीचे जब होता तो वेग की डायरेक्शन क्या होती, इधर की ओर होती, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक। तब आप देखते बल किधर की ओर लग रहा है, हाँ ऐसे नीचे की ओर जा रहा होता तो वेग इधर की ओर होता, ऐसे बाहर की ओर होता बल तो ये बाहर आता, तो वृत्त आपका ऐसे कुछ बनता, ठीक है ना। कहाँ बना पाते, आपको समझ में कम आता। हाँ बेटा ध्यान देना, अगर यहीं पे मान लो ऋणावेश होता, बात समझ में आ रही है, ऋणावेश होता तो उसके पथ इधर की ओर होता, बात समझ में आ रही है। अभी पथ का डायरेक्शन किधर की ओर है, ध्यान देना, पथ की जो दिशा है बेटा इधर की ओर, इस प्रकार से वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। वामावर्त कह सकते हो, वामावर्त यानी बाएं हाथ की ओर, ठीक है ना, या फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो डायरेक्शन आपको रटना नहीं है, समझना है, क्लियर। वामावर्त है, अभी अभी मान लो यहाँ माइनस चार्ज होता है तो बल इधर की ओर लग रहा है तो ऊपर की ओर लगता है, बात समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ देखो बल ऊपर की ओर लग रहा है तो यहाँ नीचे की ओर, नीचे की ओर लगने का मतलब इधर से जाता है वृत्त, ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त होता है दायां। अच्छा ये कब हो रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र को आप अंदर की ओर मानो, हो सकता है एग्जाम में भूल कर आप डार्ट बना लो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके हिसाब से तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती, बाहर की ओर, और वेग की डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक है ना। अब भले ही धनावेश है तो अंदर नीचे की ओर बल लगता है, और ऋणावेश होता है तो ऊपर की ओर। तो ये सब आपको समझना है, इसीलिए कह रहा हूँ आपको समझना है। जरूरी थोड़ा एग्जाम में आप वेग इधर की ओर ही बनाओ, हो सकता है इधर की ओर प्रवेश करें तभी उल्टा सीधा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप लॉजिक पूरा समझ के रखो कि किधर की ओर डायरेक्शन होगी, बात समझ में आ रही है, इधर की ओर ये वृत्तीय पथ पर गति करें। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया, फिगर एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अगर फिगर आपका एकदम क्लियर है तो ध्यान देना, अगर ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो यहीं से हम लोग कई सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। बड़ा ही रहना देते हैं, देखना न्यूमेरिकल में जो काम लगेगा। अगर ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो कितने बड़े वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, यानी उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये भी पूछता है न्यूमेरिकल में, है ना। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उसके बाद अगर कण वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है तो कितना चक्कर एक समय में लगा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी, बात समझ में आ रही है। हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो कण की आवृत्ति क्या हुई, आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है,
बात समझ में आ रही है? या फिर पूछ सकता है कि एक चक्कर कितने समय में लगा रहा है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड पूछ सकता है ना। कोई भी कण एक चक्कर जितने समय में लगाता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं न्यूमेरिकल में, है ना। और आप समझ तभी पाओगी जब मुझे सुनोगी। आप दो काम कैसे कर सकते हो, आप उसे बता रही थी फर्स्ट ईयर वाला, ठीक। बात समझ में आया बेटा? तो हम लोग याद कर लें वृत्तीय पथ की त्रिज्या। चलो, और ध्यान रखना है इसका कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना, क्योंकि इतने सारे फार्मूले मिलने वाले हैं। अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर नहीं याद होता तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि मुझे भी फार्मूले याद नहीं है, कॉन्सेप्ट ही याद है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो दो दो लाइन का डेरिवेशन रहता है, 2 लाइन समझ लो न्यूमेरिकल में गया, समर्पित हो गया, दान दे दिए, बात खत्म, 1-2 सेकंड टाइम जो मिला। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट भूल जाओ तब तुम अपना नाम भूल जाओ, तब अपनी बीवी को भूल जाओ, तब कल को शादी हो। बताओ कोई जवाब है? तो अगर कॉन्सेप्ट भूल जाते हो तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। अब बीवी कैसे भूल सकते हो, तो इसको बीवी ही समझ लो। कुछ भी समझ लो जो नहीं भूल सकते, है ना। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर लिखिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखना बेटा वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी। एक चीज हम लोग जानते हैं पहले से कि कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी वस्तु हो, बात समझ में आ रही है, वो वृत्तीय पथ पर तभी गति कर सकता है जब उसके पास अभिकेंद्र बल हो। यानी हम लोग कह सकते हैं बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी कण वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता। अब अभिकेंद्र बल पहचानने का तरीका क्या है, कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, बात समझ में आ रही है, और उस पर कोई भी बल काम करे, चाहे चुंबकीय बल, चाहे वैद्युत बल, चाहे घर्षण बल, उसकी प्रकृति जो भी हो, यानी कह सकते हो जो अभिकेंद्र बल होता है उसको हम लोग मामा के यहाँ से नहीं लाते हैं, बात समझ में आ रही है, वहीं पर, नानी के यहाँ से भी नहीं, वहीं पर हम लोग पहचानते हैं कौन सा ऐसा बल है जो वृत्तीय पथ पर कार्यरत, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण पर लग रहा है और उसकी दिशा वेग के हमेशा लंबवत है, कह सकते हो केंद्र की ओर है। किसकी ओर है? बस उसी बल को हम लोग बोल देते हैं कि अभिकेंद्र बल होगा। बात समझ में आ रही है? उसी के बराबर क्या होगा? अभिकेंद्र बल होगा। तो यहाँ पर देखना बेटा फिगर में आप देख पा रहे हो एक पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण, वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा था और उस पर एक बल काम कर रहा था। हालांकि बल कैसा है? चुंबकीय बल है। कौन सा बल है बेटा? चुंबकीय बल है, लॉरेंज बल जिसको बोलते हो। लेकिन उस बल की डायरेक्शन देखना, वेग के हमेशा लंबवत है और किधर की ओर है? केंद्र की ओर, हमेशा देखो सेंटर की ओर ही है। किससे बना दें? वाइट से, ये इसको बांध लो केंद्र ओर। बात समझ में आ रही है? तो देखो हमेशा बल की डायरेक्शन क्या है? केंद्र की ओर है। प्रत्येक बिंदु पर देखोगे केंद्र की ओर। तो कोई भी पार्टिकल है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उस पर एक बल लग रहा है जिसकी दिशा किधर की ओर है? केंद्र की ओर है, वही अभिकेंद्र बल। यानी कि इस आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है? चुंबकीय बल। कौन दे रहा है? हम लोग साइकिल लेकर मोड़ पर मुड़ते हैं तो हम लोगों को गिरने से बचाने के लिए, यानी कि वृत्तीय गति हम लोग कर ले जाएं, कह सकते हो अपने शब्दों में मोड़ को पार कर ले जाएं। बात समझ में आ रही है? उसके लिए अभिकेंद्र बल आपको कौन देता है? तो साइकिल का पहिया और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लगता है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी बल हो, अभिकेंद्र बल इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है? चुंबकीय बल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में, चूंकि ऐसे लिख देना हियर, यहाँ कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक
ये लिख रहा हूँ, ये जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है? वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान कर रहा है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल प्रदान करता है। यहां तक बताना बेटा समझ में आया कि नहीं? क्लियर है एकदम? बोलो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm, वो एक किसके बराबर होने वाला है? सेंट्रीपेटल फोर्स Fc। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हियर। Fm का मतलब क्या हुआ बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि चुंबकीय बल। और Fc का मतलब क्या हुआ बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स ये हो गया। तो चुंबकीय बल कितना लग रहा है इस कण पर हम लोग तो पहले ही निकाल लेते, कितना लग रहा है। बात समझ में आ रही है? क्यू बीबी है ना, क्यू बीबी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि Fm की वैल्यू कितना है बेटा? क्यू वी बी। साइन थीटा इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि कोण 90 डिग्री था, तो साइन 90 का मान 1 बराबर Fc सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ देखना बेटा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है बेटा, अभिकेंद्र बल, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही तो होता है। तो उस कण का द्रव्यमान गुणे एक्सीलरेशन जो होता है वो भी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन लेते हैं, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण। बात समझ में आ रही है? और आप सभी जानते हो, नहीं जानते इसलिए तो बता रहा हूँ, है ना? क्या? क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो होता है v²/r होता है, ये हम लोग प्रूफ करते हैं 11th में। बात समझ में आ रही है कि उस कण का वेग कितना है उसका वर्ग करेंगे, और जिस वृत्तीय पथ पर घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितना है उससे भाग करेंगे, और वो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के बराबर होगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कह सकते हो, इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r के बराबर है। ये फार्मूला तो याद होगा ना, mv²/r। याद रखना, कहीं भी वृत्तीय गति हो रही है तो वहाँ अभिकेंद्र बल इतना जरूर लगेगा। अभिकेंद्र बल काम करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? mv²/r के बराबर होगी। यानी उस कण के द्रव्यमान, और b क्या है? उस कण का वेग, r क्या है? उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, वैल्यू पुट करना बेटा। Fc की जगह क्या पुट करेंगे? mv²/r। हमको चाहिए क्या? वृत्तीय पथ की त्रिज्या r। अच्छा, तो वेग से इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा। r को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर भेज दो और बोल देना जाओ मरो। r बराबर है ना, क्यों भी इधर गुणे में रहेगा, इधर जाएगा, बोलेंगे जाओ। कितना आ गया? यही होगी वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो अगर फार्मूला याद रख पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना यहाँ वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन देता है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का फार्मूला mv²/r। चुंबकीय बल तो जानते हो क्यू वी बी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब देखो ये क्या है? वेग, चुंबकीय क्षेत्र, आवेश, द्रव्यमान, इसके रूप में। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं, और लिखेंगे भी। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लें फिर ध्यान देना। एक चीज हम सब जानते हैं, संवेग। संवेग को किससे लिखते हैं बेटा? P से। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यही तो होता है। तो जहाँ पे शिवेंद्र, जहाँ पे द्रव्यमान गुणे वेग लिखा है वहाँ संवेग लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? एक तो ये होता है, और दूसरी चीज एंड
स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश Q/m होता है। यानी कि एकाग्र द्रव्यमान में जितना आवेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अगर हम ये सारी वैल्यू इसमें रखें तो आप आसानी से समझ सकते हो कि R बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं। पहले तो ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर P, MB की जगह क्या लिख दिए? P/QB। ये हो गया। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग के समानुपाती। भैया Q और B तो कांस्टेंट ही है ना। B क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। Q क्या है? उस आवेशित कण पर आवेश। तो केवल द्रव्यमान और वेग ही तो बचा। बात समझ में आ रही है? और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग के बराबर होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन प्राप्त हुआ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। कई बार ऑप्शन में देता है वृत्तीय पथ पर आवेशित कण गति कर रहा है, बात समझ में आ रही है, उसकी जो त्रिज्या है वो निम्न में से समानुपाती है, तो वहां पर देगा ऐसे आपको। तो संवेग ढूंढना, क्या ढूंढना? संवेग के समानुपाती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। और दूसरी चीज, अब इसको भी पढ़े हो, विशिष्ट आवेश को ऐसे लिख लो अलग अलग ताकि समझ में आए। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये समझ लिए। अब देखना बेटा, एक चीज और हम जानते हैं, ये भी विशिष्ट आवेश क्या होता है? Q/m के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को देखना बेटा, कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, R बराबर V अपॉन Q/m इंटू V। बताओ, m का गुणा नीचे कर, भाग कर दिए नीचे से, है ना। m क्या है? सबसे ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? m भी वही तो मिलेगा। ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा इसलिए किए हैं बेटा क्योंकि हमको चाहिए क्या था? Q/m। और Q/m है क्या? विशिष्ट आवेश। यानी कह सकते हो जो R होता है बेटा वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। किसके? विशिष्ट आवेश। तो भैया संवेग के तो समानुपाती, बात समझ में आ रही है, और विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ रही है? यानी वो कितने द्रव्यमान में कितना आवेश उस पर है, जो पार्टिकल है उसका द्रव्यमान कितना है और उस पर कितना आवेश है कुल मिला के, ठीक है ना। तो कुल आवेश को कुल द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो एकांक द्रव्यमान में उसका आवेश मिल जाएगा, और उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये दोनों रिलेशन समझ में आया। और इसको आप ऐसे बंद कर लेंगे, बस ये अलग चीज है, ठीक है। चलो बेटा, यहाँ तक समझ में आ ही गया था। यहाँ आप क्या नहीं जानते हो? यम जानते हो क्या है? क्या है? कण का द्रव्यमान। बी क्या है? कण का वेग। क्यू क्या है? कण का आवेश। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो एम और एम को लिख लो बेटा। बी तो पहले से लिखे थे, बी क्यू ये जानते हो। एम क्या है? ये लिख लो। ये एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि कण का द्रव्यमान, ठीक है। और आर क्या है बेटा? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका फार्मूला हम लोग कई रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे शक्ति का प्राप्त करते थे P बराबर W/T, फिर W बराबर क्या लिखते थे? BIT/T, T से T कटता था BI। बस समझ में आ रही? ऐसे 2-3 फार्मूला प्राप्त करते थे। ऐसे हम लोग वृत्तीय पथ का भी 2-3 फार्मूला प्राप्त करेंगे। एक किसके रूप में है? द्रव्यमान के रूप में है। दूसरा देखना बेटा, यदि कण की गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हो, कैसे? काइनेटिक एनर्जी। इसका व्यंजक बताना बेटा, बताओ। गतिज ऊर्जा का व्यंजक बताओ, बताना बेटा, बताओ। हाँ याद आ गया ना, एंटीना पकड़ लिया, देखो नेटवर्क आ गया। अभी इसको भी पीटते नेटवर्क आ जाता। देखो हाफ एम बी स्क्वायर, यही तो होता है। और हम सभी जानते हैं हाफ का मतलब आधा होता है, ठीक है। यम क्या होता है, उस कण का द्रव्यमान, और बी क्या होता है, उस कण का वेग। ये होता है। हम किसको रिप्लेस करें तो कर सकते हैं, एम बी को हटा सकते हैं ना आराम से। एक काम करना बेटा, दो भाग में इधर आएगा 2k इज इक्वल टू m इंटू बी स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, एम बी। अगर बी की वैल्यू निकाल के रखेंगे तो थोड़ा जटिल होगा कैलकुलेशन, इसलिए एक काम करो, एम बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के रख दो। उसके लिए यम से दोनों पक्षों में गुणा करा दो इसमें। तो हम लोग बोल सकते हैं 2m के बराबर m स्क्वायर और b। बात समझ में आ रही? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो अंडर रूट 2m के बराबर mb। बताना समझ में आया? बोलो, इतना तो समझ में आ गया ना। तो देखो जहां पर m और b लिखा है, द्रव्यमान और वेग, वहां पर हम लोग अंडर रूट 2m के लिख सकते हैं, लिख लो। तो इसलिए कण की वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी r बराबर mb की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2m के और अपॉन QB। चलो ये भी पुट कर दिए। अब बताना बेटा, K क्या है, गतिज ऊर्जा है ना कण का, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आपको मिला है वो गतिज ऊर्जा के रूप में मिला, ये किसके रूप में था, वेग के रूप में, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसे चेंज कर लोगे, जिस टाइप का आपका न्यूमेरिकल होगा वैसे आप चेंज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक और हो सकता है, विभवांतर के रूप में दे सकता है आप, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं, बट गतिज ऊर्जा के बराबर Q इंटू बी। बी क्या है, विभवांतर। कौन सा विभवांतर, यदि आवेशित कण को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, किससे, तो ध्यान रखना बेटा, अगर आवेशित कण को B वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, बात समझ में आ रही है? यानी कह सकते हो कोई आवेशित कण है Q वैद्युत क्षेत्र में, मान लो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करते हो, W। तो बटे उस आवेश को ले लो, और ये क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो इतने ही वोल्ट विभवांतर से आप त्वरित किए थे, विभवांतर दिए थे ना, ओके। तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू बी, और W क्या है, किया गया कार्य। बात समझ में आ रही है? हम बोलते हैं वह गतिज ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या करेंगे, W की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखना बेटा, जहाँ K लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू बी। याद रखना ये V फॉर वैन वाला भी है, तो कहोगे ये भी तो V फॉर वैन वाला भी है, लेकिन वो कैपिटल है ये स्मॉल है। स्मॉल वाला क्या है, वेलोसिटी, और कैपिटल वाला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, विभवांतर। तो ये चीज़ याद रखना है इसमें। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं R बराबर अंडर रूट 2m, और K की जगह क्या लिख सकते हैं, Q इंटू, नीचे देखना बेटा Q भी तो लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q को अंडर रूट Q इंटू अंडर रूट Q। बताओ, गुणा कराओगे Q हो जाएगा ना, हाँ, वर्ग से वर्ग हट जाएगा, और इंटू बी। तो देखना इस Q से ये Q अंडर रूट वाला कट जाएगा, क्योंकि ऊपर अंडर रूट में Q था ना, इसलिए इसको अंडर रूट में किए। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए R बराबर
हाँ, 1/b को आगे कर लो। ये सेफ है ना, अंडर रूट से बाहर है। बाकी जो अंडर रूट में उसको अंडर रूट में लिख लो। ऊपर अंश में क्या है, 2m और कैपिटल V अपॉन अंडर रूट में कर दें। ठीक, तो देखना बेटा, आपके पास वृत्तीय पथ की त्रिज्या के 3-3 फार्मूले मिल गए। संवेग वाला भी लो तो 4 फार्मूले भी हो सकते हैं। बस इतना याद रखो, एक ये हो गया, 2 हो गया गतिज ऊर्जा के रूप में, और तीसरा विभवांतर के रूप में। ठीक है ना। मेन क्या याद रखना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होता है। बस इतने से काम बन जाएगा पूरा। तो ये तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या खत्म हो गई। क्लियर। अब 2 बचा है, दोनों देख लेते हैं। दोनों छोटा छोटा है। एक क्या है, इसका हम लोग आवर्तकाल देख लेते हैं, यानी कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है। और दूसरा हम लोग आवृत्ति देख लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है। चलो, कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल को किससे लिखते हो बेटा, कैपिटल। अच्छा, इसका परिभाषा तो सबको पता है ना, सबको पता है ना परिभाषा, कि जितने समय में एक चक्कर लगाता है, हो गया वही उसका समय क्या हुआ, आवर्तकाल हो गया। तो मान लेना यदि कण t समय में, कितने समय में, इसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, तो t समय में एक वृत्तीय चक्कर, एक वृत्तीय चक्कर, ध्यान देना बेटा, बातचीत मत करो। यहाँ से कोई कण चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक पहुँच गया, फिर बात समझ में आ रही है, कितने समय में, तो कह रहे हो कि t समय में, कितने समय में, t समय में पहुँच गया, तो कितना दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। परिधि कितना होता है, अगर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है तो 2πr, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, तो एक वृत्तीय चक्कर का मतलब 2πr दूरी, 2πr बात समझ में आ रही है। तो वही बोलेंगे, यदि कण t समय में एक वृत्तीय चक्कर पूरा करता है, तब हम लोग अपना पारंपरिक सूत्र लगाएंगे जो कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे, ठीक है ना। तो देखो, समय आपके पास है, दूरी है, और चाल हमको पहले से पता है, b चाल से चल रहा था, है ना। वेग के परिमाण को हम चाल बोल सकते हैं, दिशा कहाँ बता रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे बेटा, तब ये आसान है, हाँ लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, आवर्तकाल चाहिए। हमको भी टाइम भी चाहिए आप लोगों से 5-6 मिनट। धैर्य से बैठो, है ना, लेटो नहीं, सो नहीं। तो चाल, यहाँ से समय हमको चाहिए, इसलिए समय बराबर चाल को इधर भेज देना, समय को इधर भेज देना, ऐसे ही इनको इधर भेज देंगे। हाँ, आप सही बता रहे हो, मैं झूठे समझा रहा हूँ। दूरी बटे चाल, यहाँ पे लगाएंगे बेटा, समय कितना है t, दूरी कितना तय करोगे, चाल कितनी है आपकी, इतनी तो चाल है। अच्छा, बट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ QV अपान MB, नहीं MB अपान QV, यही तो प्राप्त किया होगे, MB अपान QV। ये देखो, संवेग ऊपर था ना, ये MB अपान, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और आप बताओ शिवेंद्र, क्या क्या बचेगा, 2π/b बचा, r की जगह क्या लिख रहे हो, देखो, चलो भैया, b से b को, और कुछ, हाँ क्या बोलो, कुछ नहीं कटेगा ना, तो लिख दो।
2πm अपान क्यूबी। अभी और पूछते तो आप लोग का जवाब होता जॉन मन था तो हम काट दो। ऐसे हम लोग भी जब पढ़ रहे थे 12th में, तो सर अगर बहुत ज़्यादा पूछे हम लोग को समझ में नहीं आए, हम लोग अपने मन में बोलते जॉन मन था तुम काट दो, हम तो नहीं। चलो ये समझ में आ गया, हो गया बेटा ये। अब हम लोग देख लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, हाँ आवर्तकाल तो ही गया ना, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं आवृत्ति। तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल यानी कण की आवृत्ति। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाला बढ़िया था, है ना, पहला वाला बल 0 हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। सबसे बढ़िया था, है ना। लेकिन जैसे ही बल इतना लगा, इतनी नौटंकी आपको पढ़नी पड़ रही है। चलो पढ़ो, क्या करना है, समझ में तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो, और होगे तभी नहीं बताओगे, थोड़ा थोड़ा। कौन, अरे ये दूसरी जगह लगा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा तो होगा ही। मन मोर मऊहा चित्त घुसैले। चलो कण की आवृत्ति हम सभी जानते हैं बेटा इसकी। अच्छा आवृत्ति का संकेत देखना बेटा, एफ से लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, इसको कई संकेत से लिखते हैं, एफ से भी, एन से भी, न्यू से भी। बात समझ में आ रही है। हम लोग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लिखते हैं, जहाँ पे जो सुविधाजनक हो। यहाँ पर आपको स्मॉल एफ से कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में कोई दिक्कत है, कहीं मिला ही नहीं। हाँ लेकिन यन जरूर मिला है, प्रति एकांक लंबाई में पैरों की संख्या। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। न्यू भी रख सकते थे, लेकिन ज़रूरत क्या है, फ्रीक्वेंसी से एफ याद रखना है। अच्छा लेकिन अगर हम मान लो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में चले जाए, प्रकाश वाले में 10th में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो प्रकाश में एफ क्या हो जाता है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो इसलिए इसको नहीं लिखते, वहाँ भी आवृत्ति लिखते हैं। यन आप लोग अपवर्तनांक लिखते हो म्यू से या यन से, तो इसलिए इसको भी नहीं लिखते हैं, तब हम लोग वहाँ पे न्यू से लिखते हैं। बात समझ में आ रही, फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज कर लेंगे अपने सर, यहाँ पे एफ लिख लो कोई दिक्कत नहीं। हम सभी जानते हैं बेटा आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। एक बटे यानी 1/T। आवर्तकाल को किससे लिखते हो, ठीक है। यही फार्मूला से निकाल लो। कॉन्सेप्ट समझना कि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। इसीलिए इसका मात्रक भी लिखते हैं हम लोग, साइकिल पर सेकंड, यानी चक्कर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकंड, REV भी होता है ऐसे, REV पर सेकंड। बात समझ में आ रही है, परिक्रमण, बात समझ में आ रही, एक ही बात है ना, ऐसे लिखते हैं। या फिर हर्ट्स, हर्ट्स भी लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ऐसे लिख लेंगे भी मात्रक भी। इन सब के मात्रक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, टाइम ही तो है, सेकंड लिख देना। फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/T लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि T बराबर कितना है, 2πm अपान QV। हमको क्या चाहिए, 1/T चाहिए, बटे 1 करो, विलोम अनुपात लगा दो, बिल्कुल सही। तो इसलिए 1/T बराबर क्या होगा, QV/2πm। वैल्यू पुट कर दो 1/T की जगह, QV/, बात समझ में आ रही है। इसको लिख देना HZ, हर्ट्स, ठीक है ना। इसका मात्रक हो गया। एक चीज थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा देख लो एक लाइन का, कोणीय आवृत्ति आप लोग जानते हो, लेकिन देख लो, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, लगेगा तो क्या कर लोगे, पढ़ाऊंगा। कोणीय आवृत्ति को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं बेटा, और ओमेगा = 2πf होता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे लिख लेना ओमेगा क्या है बेटा, होता है एफ की वैल्यू वहां से यहाँ पुट कर दो, बात कर दो 2π × f की जगह पर
क्यू बी अपॉन 2 पाई। वाह, ठीक है ना। इसलिए क्यू बी अपॉन एम। खत्म। टाइम कितना हुआ? 2 पाई। अब पता है नहीं पता कैसे होता है? नहीं पता। चलो ये भी समझा दे रहा हूँ बेटा। आप सब जानते हो ओमेगा है कोणीय वेग। क्या है? इसी को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। तो आप सब जानते हो वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल, और कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समांतराल, यही तो होता है। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समांतराल। समांतराल कितना लिए हो? कितना लिए? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर में जितना समय लेता है। तो एक चक्कर में कितना समय लिया? टी। और एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होगा? 360 डिग्री, जिसको रेडियन में क्या बोलते हो? 2 पाई। 2 पाई रेडियन, यही तो बोलते हो। बस आप जानते हो 2 पाई गुणे 1 बटे टी, और 1 बटे आवर्तकाल किसके बराबर होता है? आवृत्ति एफ। 2 पाई एफ। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे बेटा हम लोग। ठीक है ना। जाओ, थोड़ा सा घर दुआर ना है, जाओ।